नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक और प्ले पढ़ेंगे जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ एक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 5 एक्ट्स में लिखा है। मैं आपको इसके सारे के सारे की फैक्ट्स ही समझाऊंगा। आइए पढ़ते हैं दोस्तों इसके की फैक्ट्स के बारे में। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया मैकबेथ, इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसको विलियम शेक्सपियर ने 1606 के आसपास लिखा गया था। 1606 में इसे लिखा गया था। परफॉर्म भी ये 1606 में ही हुआ था। इसकी अगर पब्लिकेशन की बात करें तो ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर मैं इसके जोनर की बात करूं, इसका जोनर है ट्रेजेडी। ये एक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने 5 एक्ट्स में लिखा है। थीम ये कि पूरा का पूरा प्ले जो एम्बिशन से भरा हुआ है, गिल्ट से भरा हुआ है। इसमें लोग सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में एक दूसरे का मर्डर करते जाते हैं और मतलब उनकी कहीं ना कहीं ऐसी लालसा होती है कि अगर वो दूसरे के पास अभी कुर्सी है तो वो हमारे पास आ जाए, और अब खुद के पास है तो वो कहीं चली ना जाए। तो इस चक्कर में वो एक दूसरे का मर्डर करते रहते हैं। ऐसा इस प्ले में हमें देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें इसका प्रोटोगनिस्ट की बात करूं, इसके हीरो की बात करूं तो इसका हीरो है मैकबेथ, और इसकी सेटिंग जो है अधिकतर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में इसकी सेटिंग है। दोस्तों इस प्ले को इंग्लैंड में बहुत ही अपशगुन प्ले के नाम से भी एक तरह से मानते थे। एक बैड लक का सिंबल ये बन गया था कि अगर जो मैकबेथ किसी ने नाम ले लिया तो उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी होनी ही है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता था कि कोई ना कोई उसका नाम ले ही लेता था। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक टोना टोकटा टाइप का बनाया हुआ था कि जिसने भी मैकबेथ नाम ले लिया वो एक 3 एंटी क्लॉक राउंड मारेगा, यानी कि उल्टे चक्कर मारेगा और कुछ ऐसा बोलेगा जो इससे उन्हें मुक्त करा सके, और इसके बाद में वो थूक देगा। तो 3 राउंड मारने होते थे उल्टे, उसके बाद कुछ बोलने के बाद उसको थूकना होता था। तो वो इस हिसाब से इस बैड लक से मुक्त हो जाता था। तो दोस्तों मैकबेथ नहीं कहते थे तो ये क्या कहते थे, तो इसको एक द स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्ले के करेक्टर्स की लिस्ट मैंने आपके लिए पूरी बना दी है। पहला करेक्टर है इसमें किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जिसका नाम है डनकन। किंग ऑफ स्कॉटलैंड है दोस्तों, इनके 2 बेटे भी हैं। जो इनका बड़ा बेटा है उसका नाम है मैककलम, एंड जो इनका छोटा बेटा है उसका नाम है डोनाल्डबेन। ये दोनों इनके बेटे हैं। बड़ा बेटा मैंने आपको बता दिया मैककलम है, डोनाल्डबेन इनका छोटा बेटा है। एंड इसके अलावा इसमें मैकबेथ जो इस कहानी का हीरो है और ये साथ में स्कॉटिश जनरल भी है। अभी ये थेन ऑफ ग्लैमिस है, जो इसकी करंट पोजीशन है मैकबेथ की, वो थेन ऑफ ग्लैमिस है। बाद में वो कोडर का राजा बनता है, उसके बाद स्कॉटलैंड का भी राजा बनता है। वो स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों मैकबेथ जो है ये बहुत ही बहादुर और भरोसेमंद आदमी है अभी तक किंग डंकन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले करेक्टर की तरफ। एक है बैंको जो है किंग डंकन की आर्मी का ही एक सिपाही है, एक जनरल है, और साथ में ये बैंको जो है मैकबेथ का फ्रेंड भी है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है। ये मैकबेथ की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइफ तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साथ में ये एक सलाहकार का रोल भी प्ले करती है मैकबेथ की लाइफ में। जो मैकबेथ करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं इसके ही विचार होते हैं, इसके ही आइडिया होते हैं लेडी मैकबेथ के, तभी मैकबेथ वो सारे काम करता है। इसके अलावा दोस्तों एक कैरेक्टर और भी है इसमें, मैकडफ, जो थेन ऑफ 5 है। ये अभी 5 का राजा है, वहाँ का सत्ता इसने संभाली हुई है, और इसकी वाइफ और इसके कुछ बच्चे भी हैं इसमें जिनका नाम नहीं बताया गया है। और इसमें देखिए नाम तो ज़्यादा बताया नहीं गया है क्योंकि लेडी मैकबेथ है और उसके बाद मैकडफ भी है, लेडी मैकडफ है, तो इनकी वाइफ का नाम लेडी के नाम से ही बता दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इसमें सिवार्ड नाम का एक
और करेक्टर है जो इंग्लैंड की आर्मी का जनरल है, उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है यंग शिवार्ड। यंग शिवार्ड इसने भी मैकलम के साथ मिलकर इसका साथ दिया था। तो दोस्तों आई होप ये सारे करेक्टर्स आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस प्ले की स्टोरी की। इस कहानी की शुरुआत में स्कॉटलैंड और नॉर्वे की सेना के बीच में युद्ध हो रहा है। राजा डंकन जो कि अभी स्कॉटलैंड के राजा हैं, उनके 2 पुत्र के साथ साथ मैंने बताया था कि उनकी सेना में एक बहादुर सिपाही भी है जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ अपनी बहादुरी से नॉर्वे की सेना से युद्ध लड़ रहा है। पूरी युद्ध की जिम्मेदारी मैकबेथ पर ही है, लेकिन नॉर्वे की सेना की स्थिति अभी बहुत ही मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि नॉर्वे की सेना स्कॉटलैंड की सेना को हरा देगी। लेकिन मैकबेथ अपनी बहादुरी दिखाते हुए युद्ध में आगे बढ़ता है और जीत के लिए प्रयास करता है। उसने नॉर्वे की सेना के राजा का सर काट दिया है, जिससे उनके सेना कमजोर पड़ जाती है। नॉर्वे की सेना कमजोर पड़ जाती है, जिससे मैकबेथ आसानी से युद्ध जीत लेता है। युद्ध जीतने के बाद मैकबेथ और बैंको अपनी सेना के साथ वापस आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में आते समय उन्हें एक जंगल से गुजरना होता है। जंगल से गुजरने के लिए मैकबेथ अपनी सेना से कहता है कि हमें इस जंगल को शाम होने से पहले ही क्रॉस करना है, इसको पार करना है रात होने से पहले ही। शाम तो ऑलरेडी होने ही वाली है, लेकिन वो सोचता है कि रात होने से पहले इस जंगल को क्रॉस कर लिया जाए, पार कर लिया जाए। तो लेकिन देर उन्हें हो जाती है, रात हो जाती है। बैंको और मैकबेथ को 3 चुड़ैल मिलती हैं। उन्हें चुड़ैलों को पहले ही पता होता है कि मैकबेथ युद्ध जीत चुका है, वो अब आने वाला है। तो वो मैकबेथ का ही इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही मैकबेथ उनके पास जाता है तो पहली चुड़ैल उनमें से कहती है कि ग्लैमिस के राजा, हम आपका स्वागत करते हैं। दूसरी चुड़ैल उनमें कहती है कि कौडर के राजा, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तीसरी चुड़ैल कहती है कि स्कॉटलैंड के राजा, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो इस पे मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है कि ये चुड़ैल जो हैं मेरे बारे में कैसे जानती हैं और इन्हें कैसे पता है कि मैं ग्लैमिस का राजा हूँ, और ये मेरे बारे में क्यों ऐसा कह रही हैं कि मैं कौडर का राजा हूँ और स्कॉटलैंड का भी राजा हूँ। तो मैकबेथ जो है उनसे चुड़ैलों से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो चुड़ैल जो हैं वो बताती हैं कि हम तुम्हारे भविष्य के बारे में, प्रेजेंट के बारे में जो चल रहा है वो तो पता ही है, लेकिन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में हम तुम्हारे जानते हैं कि मैकबेथ, अब तुम्हारे लिए ये भविष्यवाणी है कि तुम अब इसके बाद कौडर के राजा बनोगे और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। लेकिन तीसरी भविष्यवाणी जो उन्होंने 3 भविष्यवाणी की थी दोस्तों, याद रखना है आपको। पहली भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि तुम कौडर के राजा बनोगे। दूसरी भविष्यवाणी में कहा कि तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। तीसरी भविष्यवाणी में वो कहती हैं कि तुम्हारे बाद बैंको की संतानें यहाँ पर, यानी कि 7 पीढ़ियां, बैंको की 7 पीढ़ियां यहाँ पर स्कॉटलैंड में राज करेंगी। तुम्हारे बाद बैंको की 7 पीढ़ियां राज करेंगी स्कॉटलैंड में। तो दोस्तों ये किस तरह की भविष्यवाणी हुई। मैकबेथ बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौडर का राजा बनूंगा, फिर स्कॉटलैंड का राजा भी मैं ही बनूंगा, फिर मेरे बाद बैंको की संतान यहाँ का राजा बनेगी। तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। लेकिन इन भविष्यवाणी करने के बाद वो चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। तो मैकबेथ बैंको से पूछता है कि क्या यह कोई सपना है। तो बैंको इस पर कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और वो ऐसा कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें राजा डंकन के द्वारा भेजे गए 2 दरबारियों से भेंट होती है, उनकी मुलाकात होती है, जिसका नाम है रोस और एंगस। ये दोनों मैकबेथ को मिलते हैं और वो मैकबेथ को कौडर का राजा कहकर बुलाते हैं। उनसे मैकबेथ पूछता है कि तुमने मुझे कौडर का मालिक क्यों कह के बुलाया, कौडर का राजा क्यों कह के बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जो डंकन हैं उन्होंने तुम्हें कौडर का राजा बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता मैकबेथ, क्योंकि वो जानता है कि अभी तो कौडर का राजा जीवित है और उसको किंग डंकन जो हैं वो अच्छे से चाहते भी हैं, तो वो मुझे कौडर का राजा क्यों बनाएंगे। तो उसको ये दोनों जो हैं, दोनों सिपाही जो ऑफिसर्स हैं जो दरबार से आए हैं, रोस और एंगस, वो बताते हैं
कि कोडर का जो अभी राजा था वो नॉर्वे की सेना की मदद कर रहा था, उसने देशद्रोह किया है, तो उसको कारावास की सजा दे दी गई है। अब वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और वहां के मालिक आप बनोगे। तो ये सोचकर मैकबेथ सोचता है कि चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई, और मन ही मन ये भी सोच रहा है कि क्यों ना जब भविष्यवाणी दूसरी जो है उनकी चुड़ैलों की सच हो जाएगी। लेकिन साथ में बैंको भी है, बैंको भी यह सोचता है कि मुझे तो अब उस दिन का इंतजार है जिस दिन तीसरी भविष्यवाणी सच होगी, यानी कि पहले दूसरी भविष्यवाणी मैकबेथ वहां का राजा बनेगा स्कॉटलैंड का, उसके बाद बैंको की संतानें वहां का राजा बनेगी। मैकबेथ और बैंको अपनी सेना के साथ महल पहुंचते हैं। राजा डंकन उनका अच्छा सा स्वागत करते हैं, उनकी बहुत अच्छी तारीफ भी करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने ये जो युद्ध है वो जीत लिया है, पूरी तरह से हम इसको जीत चुके हैं, ये तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। मैकबेथ के साथ साथ बैंको की भी तारीफ राजा डंकन करते हैं। मैकबेथ ने मौका देखकर राजा से एक आग्रह किया, एक प्रार्थना की कि राजा साहब आज आप रात का डिनर हमारे साथ करिए, मेरे महल में हमारे साथ करिए, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चलना है, प्लानिंग चल रही है कुछ उसके दिमाग में। तो दोस्तों वो कहता है कि आज का डिनर आप हमारे साथ कीजिए। तो राजा खुश तो हैं ही, उन्होंने हाँ कर दिया, उसके इनविटेशन को, उसके इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वो कहता है मैकबेथ कि मैं अपने महल जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां पर जाके तैयारी करूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप हमारे महल में आए और वहां पे आपके स्वागत में कोई भी कमी रह जाए। मैकबेथ ने अपनी रानी मैकबेथ यानी लेडी मैकबेथ को चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में एक पत्र के जरिए पहले ही बता दिया था, और अब वो महल में पहुंचने के बाद बताता है कि किंग डंकन, राजा डंकन हमारे महल में आज भोजन के लिए आएंगे। तो रानी जो मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, उसके दिमाग में एक प्लानिंग चलने लगती है, वो सोचने लगती है कि क्यों ना राजा डंकन को आज ही मार दिया जाए। लेकिन उस पे वो मना कर देता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजा ने अपने पुत्र मैकलम को, जो मैकलम है उनका बड़ा बेटा, उनको अपने बाद राजा बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन जो मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, वो सोचने लगती है अपने क्वीन बनने के बारे में। वो कहती है कि हम पहले राजा को मारेंगे और उसके बेटे का बाद में सोचा जाएगा। मैकबेथ जब अपने महल पहुंच जाता है तो ये सारी तैयारियां करवा देता है उनके स्वागत की। रानी जो कहती है उससे कहती है कि हम राजा को आज ही मार देंगे उन्हें अपने घर पर। लेकिन मैकबेथ जो है उसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं अपने घर आए हुए मेहमान को नहीं मारूंगा। इस पर लेडी मैकबेथ अपने पति को कायर कहती है, उसको अलग अलग तरीके की बोलती है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम राजा का कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें यहाँ का राजा बनना ही नहीं है, और तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं यहाँ की रानी बनूं। ऐसी ऐसी कायरता की बातें उसे कह कर उससे वो राजी कर लेती है कि तुम उसका मर्डर करोगे। तो उसके बाद जब शाम हो जाती है, रानी राजा के आने का, किंग डंकन के आने का लेडी मैकबेथ बहुत ही भव्य स्वागत करती है, उनकी बहुत अच्छी आवभगत करती है, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाती है, और मैकबेथ से कह देती है कि जब तक मैं तुमसे ना कहूं तुम अपने कमरे के बाहर नहीं आओगे। जब राजा डंकन मैकबेथ के बारे में पूछते हैं लेडी मैकबेथ से, तो वो कहती है कि वो थक कर सो गए हैं, वे वार की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो सो गए हैं और वो अब सुबह ही उठेंगे। उन्होंने आपसे आग्रह किया है कि आज आप यहीं पर रुक जाएं, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझे दी है। जो लेडी मैकबेथ है वो सभी को बहुत ही अच्छे से खाना देती है, सबको खाना देती है, सबको दारू पिला देती है, सबको पूरी तरह से वो दारू के नशे में बेहोश कर देती है कि सब लोग झूमते रहते हैं, नींद में आ जाते हैं। इसके बाद राजा डंकन भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तो लेडी मैकबेथ अपने पति के पास जाती है और कहती है कि सब लोग सो गए हैं, तुम जाकर डंकन को मार दो। पहले तो मैकबेथ राजी नहीं होता, लेकिन फिर अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वो राजी हो जाता है। राजी होने के बाद वो सोचता है कि ठीक है, अब तो राजा को मार ही देता हूँ, उसको मरना ही होगा। उसके बाद उसे खंजर दे दिया जाता है। वो खंजर लेके किंग डंकन के कमरे में चला जाता है राजा को मारने के लिए। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, लेकिन वो राजा को मार ही देता है और आकर
लेडी मैकबेथ को वो छुरा देता है, खून से लथपथ हाथ और छुरा लाकर लेडी मैकबेथ को दे देता है। लेडी मैकबेथ ये देखकर बहुत खुश होती हैं और वो कहता है कि राजा डंकन तो अब हमेशा के लिए सो गया, लेकिन लगता है अब मैकबेथ कभी नहीं सो पाएगा। मैकबेथ जो राजा डंकन हैं, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था कि मुझे सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी उठा देना। अब जो बहुत लेट हो गया है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, राजा अभी उठे नहीं हैं, तो मैकबेथ के पास वो जाते हैं। उनको पता चलता है कि मैकबेथ, राजा ने हमें उठाने के लिए बोला था, लेकिन वो अभी तक उठे नहीं हैं। तो वहाँ पे 2 पहरेदार होते हैं। उन पहरेदारों के हाथ में लेडी मैकबेथ क्या करती है, वो खून से लथपथ छुरा उनके हाथ में रख आती है, जिससे कि सारा का सारा शक उनके अंगरक्षकों पे ही जाए। अब वहां पर जाकर देखते हैं, मैकबेथ जाता है जब रूम में, वो देखता है तो वहां पर राजा डंकन को पहले से ही मार दिया होता है और वो ऐसा दिखावा करता है कि किसी ने उनको मार डाला है। वहां पर मैकडफ भी आ जाता है और राजा से मिलने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कि राजा डंकन को तो मार दिया गया है। राजा डंकन की मौत के बाद सब लोग वहां पर डरे हुए होते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, बहुत डर का माहौल बन जाता है। मैकबेथ अपनी तलवार निकालता है और उन दोनों गार्ड्स को अपनी तलवार से मार देता है, जिसके हाथ में वो खंजर होता है, और सूचना राजा डंकन के बेटों के पास तक पहुंच जाती है कि उनके पिता का मर्डर कर दिया गया है। तो वो दोनों स्कॉटलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं। उनका बड़ा बेटा मैककलम वो इंग्लैंड चला जाता है और उनका छोटा बेटा डोनाल्ड वो आयरलैंड चला जाता है। इसके बाद दोस्तों उन्हें क्यों वो भाग जाते हैं, वो इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा भी लगता है, और ऐसा भी वो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये सोचने लगे कि सत्ता के लालच में हमने अपने पिता की ही हत्या करवा दी है। तो ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब वहां पर ऐसा कोई नहीं बचता जो मैकबेथ के अलावा राजा बनने लायक हो, क्योंकि उसके दोनों बेटे तो वहां से जा ही चुके हैं। तो मैकबेथ को ही राजा बनाने का निर्णय लिया जाता है। तो मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है स्कॉटलैंड का। इसी के साथ दोस्तों चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी भी सत्य हो जाती है। इस खुशी में राजा मैकबेथ एक पार्टी रखता है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, बहुत बड़ी पार्टी रखता है। मैकबेथ बैंको के पास जाता है और उसे भी पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन बैंको उससे कहता है कि अभी तो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे तो आपकी पार्टी को जरूर अटेंड करेंगे। बैंको मैकबेथ से कहता है कि कहीं तुमने ही तो राजा डंकन को नहीं मारा है, कभी सत्ता के लालच में तुमने राजा डंकन को मार दिया हो। बैंको उससे साथ में ये भी कहता है कि यदि तुमने ऐसा किया है तो याद रखना दूसरी भविष्यवाणी जो है चुड़ैलों की वो तो सत्य हो गई, लेकिन तीसरी भविष्यवाणी भी उनकी याद रखना। उन्होंने ये कहा था कि बैंको की संतानें ही वहाँ का शासन करेंगी, वहाँ का राजा बनेंगी। तो मैकबेथ को इस बात का बहुत दुख है कि उसका जो शासन है उनके पास बैंको के बच्चों पे चला जाएगा, बैंको के बच्चे ही उसकी गद्दी पर बैठेंगे। वो बहुत परेशान रहता है। तो वो क्या प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग करता है दोस्तों कि बैंको और उसके बेटे फिलियंस को मरवा दें। वो मैकबेथ क्या करता है, 2 मर्डरर्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि बैंको और उसके बेटे ने मिलकर राजा डंकन का खून किया था, लेकिन मैं उन्हें नहीं मार सकता क्योंकि वो मेरा मित्र भी है। तुम जाओ और उन दोनों को मार दो। वो दोनों चले जाते हैं, जो मर्डरर्स हैं वो मारने के लिए चले जाते हैं बैंको को और उसके बेटे फिलियंस को, लेकिन वो फिलियंस को नहीं मार पाते। अंधेरे की वजह से फिलियंस तो बचकर निकल जाता है, लेकिन वो बैंको को मार देते हैं। जब बैंको के मर्डर की सूचना दावत में आती है तो सूचना मिलते ही वो दावत मातम में बदल जाती है, लेकिन ये काम तो मैकबेथ ने ही कराया है। अब मैकबेथ को तो इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि बैंको का कत्ल हो गया, लेकिन उसे एक बुरी खबर भी मिलती है कि बैंको का बेटा फिलियंस वहां से बच के निकल गया है, जिसको मारना बहुत ही जरूरी था। लेकिन फिर भी मैकबेथ ये सोचता है कि उसको तो बाद में भी मार देंगे, वो इतना स्किलफुल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना कि बैंको चालाक था। उसको मारना ज्यादा कठिन बात नहीं है, उसको बाद में भी मार दिया जाएगा। वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ता है बैठने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पे बैठने के लिए बढ़ता है तो उसे वहां पर बैंको का भूत दिखाई देता है। अब बैंको का भूत जब उसे दिखाई देता है तो वो बैंको बैंको चिल्लाता है, लेकिन सब लोगों को पता है बैंको तो मर चुका है।
लेकिन लेडी मैकबेथ वहां पे संभालते हुए सिचुएशन को कहती है कि राजा को इस तरह के दौरे आजकल पड़ते रहते हैं, वो कभी भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, उनकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। तो लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभाल लेती है और उनको अंदर लेके चली जाती है। अब इसके बाद मैकबेथ डिसाइड करता है कि उसको अपनी सत्ता खोने का क्योंकि बहुत ज़्यादा डर है, तो वो डिसाइड करता है कि उसे चुड़ैलों से एक बार फिर से मिलना है। वो जंगल जाता है, चुड़ैलों को पहले से ही पता होता है कि मैकबेथ हमारे पास आने वाला है। अब मैकबेथ उन चुड़ैलों से मिलने जाता है और मैकबेथ उनसे मिलता भी है। वहां पर जाकर उसे वो चुड़ैलें मिलती हैं, वो कहती हैं कि आओ मैकबेथ, तुम्हारा स्वागत है। मैकबेथ उनसे पूछता है कि मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनका आंसर जानना चाहता हूं। तो वो चुड़ैल जो है वो कहती हैं कि क्या ये आंसर तुम हमसे लेना चाहते हो या फिर हमारे गुरु लोगों से लेना चाहते हो। तो मैकबेथ कहता है कि ठीक है, आप अपने गुरु लोगों से ही मेरा आंसर कराओ, क्योंकि उसे ये भी लगता है कि जो उनके गुरु हैं, जब इन्हों की भविष्यवाणी सत्य हुई है तो उनकी तो सटीक बैठेगी, बिल्कुल सत्य ही बैठेगी। तो दोस्तों ठीक है, वो टोना टोकटा करके अपने गुरुओं को बुलाती हैं। सबसे पहले एक कटा हुआ सर आता है। तो मैकबेथ उनसे पूछता है कि क्या मुझे किसी से डरने की जरूरत है, कि क्या मुझे कोई मार सकता है। तो वो कटा हुआ शरीर कहता है कि हाँ, तुम्हें मैकडफ से सावधान रहना है, तुम्हें मैकडफ से कुछ खतरा हो सकता है। ऐसा कहने के बाद वो कटा हुआ शरीर वहां से सर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों वहां पर एक खून से लथपथ धड़ आता है। धड़ मतलब एक दिल आता है। वो पूछता है मैकबेथ बताओ तुम्हें कुछ पूछना है। तो मैकबेथ कहता है कि हाँ, मुझे किससे डर है और मेरी सत्ता कैसे चली जा सकती है, या फिर मेरे को जो मेरा राजपाट है वो मुझसे छीना जा सकता है, या मेरी जान को कोई खतरा है। उसने कहा कि नहीं मैकबेथ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें तुम्हारा राजपाट को कोई खतरा है। तुम्हें तो सिर्फ ये करना है कि मारो, काटो और राज करो। इसी तरह से सत्ता चलाई जाती है, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज, एक नवजात शिशु वहां पर आता है। वो पूछता है कि मैकबेथ बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो मैकबेथ उससे भी यही कहता है कि मुझे किसी से डरने की जरूरत है, क्या मेरी सत्ता को किसी से डर है। तो कहता है बच्चा, उसे जवाब देता है कि तुम्हें मैकडफ से सावधान रहना है। पहली बात जो पहला ही बता गया था, कटा हुआ शरीर। और इसके अलावा तुम्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मार सकता जिसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। तो तुम्हारी जान को इतना खतरा नहीं है और तब तक तुम्हारे शासन को, तुम्हारे राजपाट को, तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। तब तक बिरनम का जंगल खुद उठकर, खुद खड़ा होकर तुम्हारी तरफ आगे ना बढ़ने लगे। मैकबेथ अपनी सत्ता खोने का बहुत डर था। अब उसे ये सारी चीजों का आंसर मिल गया है, लेकिन वो मैकबेथ एक चीज और पूछता है, क्या बैंकों की संतानें मेरे बाद यहाँ का शासन संभालेंगी। तो वो बच्चा हंसते हुए वहां से चला जाता है और इसका आंसर नहीं देता। उसके बाद वहां पर 8 शैडो आती हैं, जिसमें पहली शैडो जो होती है वो बैंकों की होती है, 7 उसके बेटों की होती है कि यहाँ पर स्कॉटलैंड पर बैंकों की जो संतानें हैं, 7 पीढ़ियां हैं, वो राज करेंगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो मैकडफ है वो इंग्लैंड चला जाता है मैककलम से मिलने। वो उसके वहां पर जाकर उसको उसकी आर्मी, उसकी जो सेना है उसको बढ़ाने के लिए उसकी सहायता करता है कि ताकि वो मैकबेथ से बदला ले सके। मैकबेथ जो है वो लेडी मैकडफ के पास पहुंचता है और वो मैकडफ के बारे में पूछता है कि मैकडफ कहाँ है। उसे पता चलता है कि मैकडफ तो इंग्लैंड गया हुआ है। इंग्लैंड में जाकर वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता, लेकिन वो लेडी मैकडफ को मार देता है और मैकडफ के बच्चों को भी मार देता है। यह सूचना मैकडफ को इंग्लैंड में ही मिलती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है अब मैकबेथ को मरना ही होगा, क्योंकि उसके जो जुर्म हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ की भी दिमागी हालत दोस्तों सही नहीं है। लेडी मैकबेथ रात भर नींद में चलती रहती हैं और वो कुछ बड़बड़ाती रहती हैं। वो कहती रहती हैं कि राजा डंकन के खून से मेरे हाथ रंगे हुए हैं, मेरे हाथों पर राजा डंकन का खून लगा हुआ है और उनमें उस खून की गंध आ रही है। मैंने अपने हाथों को इतनी बार धोया है
लगता है कि पूरा का पूरा समुद्र भी मेरे हाथों को नहीं साफ कर सकता और अरब का पूरा जो इत्र है वो भी मेरे हाथों को नहीं महका सकता। जो उसकी गंध है, जो राजा डंकन के खून की गंध है, उसके हाथों में लेडी मैकबेथ को ऐसा लगता है कि वो नहीं जा सकती। साथ में वो ये भी बड़बड़ाती है कि मेरे पति, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कत्ल के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। ऐसा कुछ वो बड़बड़ाती रहती है क्योंकि वो अभी दिमाग से शांत नहीं है। मैकलम अपनी सेना के साथ मैकबेथ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच दोस्तों लेडी मैकबेथ की भी मृत्यु हो जाती है। अब कैसे मृत्यु हो जाती है ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो है मैकबेथ अकेला पड़ गया है क्योंकि इसकी सलाहकार जो है वो भी अब नहीं है। मैकलम जो है आगे बढ़ता है अपनी साथ सेना को लेकर, मैकडफ भी उसके साथ है और इंग्लैंड का जनरल का बेटा सिवार्ड भी उसके साथ है। मैकलम अपनी सेना से कहता है कि हमें मैकबेथ पर हमला करने के लिए बिरनम के जंगल से निकलते हुए जाना पड़ेगा और बिरनम के जंगलों की जो टहनी हैं, पत्तियां हैं, उन्हें अपने ऊपर लगा लेना होगा, जिससे मैकबेथ हमारी सेना का अंदाजा ना लगा सके कि हमारी सेना कितनी बड़ी है। जब रात को मैकबेथ के पहरेदार पहरा दे रहे होते हैं तो उन्हें यह सूचना मिलती है कि सरकार, बिरनम का जंगल हमारी तरफ आ रहा है। यह सुनकर मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है और ये चीज खुद ही जाकर देखता है। जब वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ, बिरनम का जंगल अब उसकी तरफ आ रहा है और उसे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। मैकलम की सेना उसके किले के अंदर आ जाती है। मैकलम की सेना जो है वो मैकबेथ के किले के अंदर आ जाती है और सिवार्ड उसके सामने सबसे पहले जाता है। सिवार्ड सबसे पहले जाने के बाद दोस्तों पता चलता है कि सिवार्ड उसे लड़ने के लिए जाता है और सिवार्ड से पूछता है कि तुम कौन हो। मैकबेथ पूछता है तुम कौन हो। ऐसा पूछने के बाद सिवार्ड उसे उत्तर देता है कि मैं जो कोई भी हूं, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, मैं तुम्हारा काल बन के आया हूं। इस पर मैकबेथ उससे लड़ने लगता है और उसे घायल कर देता है। फिर उसके बाद मैकलम अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता है और मैकडफ भी। तो मैकबेथ इस पे जोर जोर से हंसने लगता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी वो इंसान नहीं मार सकता जिसने अपनी माँ से जन्म लिया हो। तो दोस्तों मैकडफ जो है इसने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है। उस टाइम पे जो कोई भी बच्चा ऑपरेशन से होता था, जिसको अपनी माँ का पेट फाड़ के निकाला जाता था, ये कहा जाता था कि वो अपनी माँ से पैदा नहीं है, वो समय से पहले आ गया है। तो दोस्तों मैकडफ ऐसा ही था, उसने मैकबेथ को मार दिया। मैकबेथ के मारने के बाद मैकलम को वहां का राजा बना दिया जाता है स्कॉटलैंड का, और स्कॉटलैंड का राजा मैकलम के बाद बैंकों की संतानें ही बनती हैं। तो दोस्तों ये थी मैकबेथ स्टोरी। आई होप आपको सही से समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।